Assalamualaikum everyone, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कसिंग द मार्शल लॉज। इस एपिसोड का टॉपिक है कि सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस का क्या रोल रहा है मार्शल लॉज में। जब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉज बार बार आते रहे हैं, तो आप सियासतदानों का रोल साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि सियासतदान एक ऐसी चीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये जो बार बार मेरे अजीज़ हमवतनों होता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो सियासतदान हैं उनका बेसिक रोल जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने पब्लिक सपोर्ट से आगे आना होता है, उन्होंने उन्होंने ग्राउंड्स अप ऊपर आना होता है और वहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट के थ्रू वो फिर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। फिर उन्होंने दूसरा काम करना होता है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना होता है। उन्होंने ये देखना होता है कि जो कायदा कानून है उसको हम लोग किस तरह लेटेनेंट स्पिरिट अप्लाई कर सकें ताकि पूरी स्टेट आगे जाए, पूरी नेशन आगे जाए। फिर उनकी जो स्टैंडिंग होती है वो बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स होती है कि उनकी अपने अंदर एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, उनके अंदर अपनी मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो कि उन्हें स्टैंडिंग देती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के जब वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उन्हें उन्हें उनकी इनकी मोरल क्रेडिबिलिटी की वजह से लोग सपोर्ट देते हैं। अब पाकिस्तान में जब हम ये डिस्कस करते हैं कि बार बार आर्मी का कि आर्मी प्रेटोरियन आर्मी है और बार बार वो सियासत में आती है, तो उसमें सियासतदानों का रोल भी देखना ज़रूरी है कि जहाँ पे उनका रोल है कि उन्होंने पब्लिक सपोर्ट से आगे आना होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जहाँ पे उनका रोल था कि उन्होंने डायलॉग और रिकन्सिलिएशन और लोगों को साथ लेके आगे चलना है, वो इंस्टेड वो वो फील करते हैं कि उन्होंने सब कुछ खुद करना है, वो उन्होंने खुद डिक्टेटर बन जाना है। तो हम लोग जहाँ पे कहते हैं कि जी जर्नैल जो है वो पब्लिक सपोर्ट के साथ नहीं होता, हम लोग सियासतदानों को भी देखते हैं कि वो जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं या जब वो वज़ीर बन जाते हैं तो वो खुद एक छोटे मोटे डिक्टेटर बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो है ना एक आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा कि आपने देखना है कि डिक्टेटरशिप तो हमेशा है, आपने ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे जो डिक्टेटर है उसकी वर्दी जो है वो खाकी है या फिर उसकी वर्दी वाइट है। तो ये चीज़ जो है वो आप बार बार एक ट्रेंड देखते हैं। और ये ट्रेंड ये नहीं कि रीसेंट है, ये पहले दिन से 1947 से ये ट्रेंड आप देखते हैं कि हमें जो सियासतदान मिले पाकिस्तान में, उनके अंदर एक टेंडेंसी थी कि वो डिक्टेटोरियल थे, कि उन्होंने या ना अपने ताकत की बुनियाद पे या ना सारे काम करने थे। उन्होंने पब्लिक सपोर्ट नहीं लेनी थी, उन्होंने रिकन्सिलिएशन नहीं करनी थी, उन्होंने डायलॉग नहीं करना था। उन्होंने पूरा जोर जो दिया था वो स्टेट पावर से लिया था कि वो उनको जो पावर मिल गई है उसको वो किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह अब्यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग शुरू में 1947 में जाते हैं तो आप ये देखें कि इंडिया की जो स्ट्रगल थी उसमें जो नेहरू थे उन्होंने पोस्ट ली प्राइम मिनिस्टर की, जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऑन द अदर हैंड मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन ली, जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि 1935 का कानून चल रहा था। गवर्नर जनरल जो था वो सेलेक्टेड होता था, वो इलेक्टेड नहीं होता था, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। तो नेहरू ने पसंद किया कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने, वो पोस्ट लें जिससे पता चले कि वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जिन्ना ने वो पोस्ट लेना पसंद की जहाँ पे वो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था उसके पास पावर ये थी कि वो किसी भी असेंबली को डिसमिस कर सकता था। तो जिन्ना ने वो वाली पावर्स देना पसंद की, वो वाली पोस्ट देना पसंद की। और फिर ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ ये पोस्ट इसलिए ली कि जी क्योंकि वो बड़ी पावरफुल थी। आप ये देखते हैं कि वो जैसे ही गवर्नर जनरल बने, उनके पहले कुछ एक्शन जो थे उसमें डिसमिसिंग ऑफ द एनडब्ल्यूएफपी की असेंबली थी जो केपी के है, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो काम किया कि एक मुंतखब जो असेंबली थी केपीके की, जो कि उस ज़माने में एनडब्ल्यूएफपी था, उसकी असेंबली को डिसमिस कर दिया 22 अगस्त को 1947 को। और इस वजह से कर दिया क्योंकि एक तो उनके पास इख्तियारात थे, लेकिन इस वजह से किया क्योंकि वो लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि केपीके का जो सूबा है वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाए। तो इसमें आके उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि एंटी पाकिस्तान है, उनकी असेंबली डिसमिस कर दी। आई मीन ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे कि जी ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था, बिल्कुल हुआ था क्योंकि गवर्नर जनरल के पास इख्तियारात थे। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी और सिविल सुप्रीमेसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करता है?
क्या ये पब्लिक सपोर्ट के थ्रू हुआ या फिर सिर्फ एक सिग्नेचर के थ्रू हुआ कि जी बस आज के बाद से असेंबली ख़त्म कर दी जाए? फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि सियासतदानों का काम था कि उन्होंने पब्लिक को की जो वो है उनकी जो चाहते हैं उनको उन्हें पोर्ट्रे करना है। मोहम्मद अली जिन्ना जब बंगाल गए तो वहाँ पे लैंग्वेज कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्राइसिस चल रहा था कि बंगाली जो है बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जाके कहा जब बाहर हड़तालें चल रही थी कि इंस्टेड के वो लोगों को समझते कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उन्होंने कहा कि जी आज के बाद से उर्दू जो है वही लैंग्वेज होगी, और वो भी किस लैंग्वेज में कहा? इंग्लिश में कहा, उर्दू में भी नहीं कहा। तो आपको नजर आता है कि ये हमारे अंदर जो है ना ये डिक्टेटोरियलशिप, ये सिर्फ आर्मी मिलिट्री में नहीं है, ये एक जाती इंसान, हम लोगों को जो सियासतदान मिले हैं उन्होंने पब्लिक सपोर्ट के थ्रू आगे आना पसंद नहीं किया। उन्होंने कोशिश की कि वो ताकत लें और उस ताकत के जरिए अपने डिसीजंस बनवाएं। आई मीन ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बंदा मुझे क्रिटिसाइज इस वजह से भी कर सकता है कि जी मैं जिन्ना साहब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डिसीजन उनके जहाँ पे सही नहीं थे, हमें वो डिस्कस करने की ज़रूरत है और ये अगली जनरेशन को बताने की ज़रूरत है ताकि वो गलतियां ना करें जो कि पहले से होती रही हैं। उनकी गलतियों के ऊपर आप पानी डालते रहेंगे तो मसला ये है कि अगली जनरेशन वही गलतियां दोबारा करती रहेगी। तो द मोर वी डिस्कस कि उनकी गलतियां क्या क्या हुई हैं, हो सकता है कि अगली जनरेशन उन गलतियों से सीखे और वो गलतियां ना करे। तो डोंट कंसिडर कि जी मैं एंटी जिन्ना हूं या एंटी पाकिस्तान हूं। मैं सिर्फ ये सब चीज़ें इस वजह से सामने लाना चाहता हूं ताकि लोग बार बार इनको डिस्कस करें और डिस्कशन करने से वो सीखे। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पे सियासतदानों का काम था कि उन्होंने लोगों को आगे लेके चलना था, वहाँ पे सियासतदानों ने ही 58(2)B कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया। 58(2)B क्या था कि एक अनइलेक्टेड यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मुंतखब असेंबली को जो है टर्मिनेट कर सकता है। और फिर 58(2)B कहाँ कहाँ पे यूज हुआ? ज़ियाउल हक तो ठीक है एक मिलिट्री डिक्टेटर था, लेकिन इसके बाद गुलाम इसा खान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज नॉट अ मिलिट्री गाय, उन्होंने यूज किया। फिर फारूक लगारी ने यूज किया, अगेन सियासतदान थे। तो ये आपको नजर आ रहा है एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, एक जो ना वो एक चलती हुई आ रही है, एक रुझान चलता हुआ आ रहा है कि 1990 और 1992 में गुलाम इसा खान ने यूज कर लिया, फिर 1996 में फारूक लगारी ने यूज कर लिया। तो एक रीत चली हुई है हमारे यहाँ कि हमें सियासतदान ऐसे मिले हैं जो कि इंस्टेड के लोगों की तर्जुमानी देखें कि जी ये एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास मिलियंस ऑफ वोट्स हैं, मैं उसको समझूं, उसको देखूं, और अगर मेरे साथ उनके साथ मसले हैं तो मैं रिकंसाइल करने की कोशिश करूं। हमारा हाँ ये होता है कि मेरे पास क्योंकि ताकत है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और उन्होंने एग्जैक्टली वो किया और बार बार किया। तो सिर्फ ये क्रिटिसाइज कर देना कि जी आर्मी जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को जो है साइड पे कर देती है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासतदान है उन्होंने भी वही हरकतें की हैं। तो क्रिटिसाइज जब हम करते हैं ना कि जी आर्मी को वापस बैरक्स में जाना चाहिए, एट द सेम टाइम हमें उन सियासतदानों को भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत है जिन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया है जहां पे जो कि आर्मी करती है। और फिर आप इंस्टेड के जी आपने अगर किसी असेंबली को किसी नुमाइंदे को हटाना है, किसी असेंबली को हटाना है, तो इंस्टेड के आप जाके और आप रिकंसाइल नहीं कर पा रहे तो आप इलेक्शन का इंतजार करें और रैली करें। आप क्या करते हैं कि आप एक चोर दरवाजा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो छांगा मांगा की सियासत शुरू हो जाती है कि आप सियासतदान, आप पॉलिटिशियंस को जो है ना रेस्ट हाउसेज में छुपाना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरीके से हमारी असेंबली ना गिर जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं। फिर इनका सियासतदानों का काम ये भी था कि उनके पास जो ताकत थी वो उसको डिवॉल्व करते। उनके पास अगर कुछ स्टेट ने उनको अथॉरिटी दे दी है तो उसको डिवॉल्व करें, नीचे तक लेके जाएं। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोकल बॉडीज़ की, कि लोकल बॉडीज़ हर जगह जो हैं वो क्रेडल समझ जाती हैं, वो एक ऐसी कोक है जहां से सियासतदान जन्म लेते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि लोकल बॉडीज हैं ही नहीं, और जो थी, जो कि मुशर्रफ ने शुरू की थी, वो शहबाज शरीफ ने आके फौरन खत्म कर दी। बड़ा अच्छा एक सिस्टम था जिससे
जो लोकल मसले थे वो लोकल जगहों पे सॉल्व हो रहे थे, इंस्टेड कि एक फाइल जो है वो सरगोदा से बने, उसके बाद लाहौर जाए, उसके बाद इस्लामाबाद जाए, 6 जगह से सिग्नेचर हो और उसके बाद जो है वो सड़क बने। ये चीज़ जो थी, ये लोकल बॉडीज जो हैं ये दुनिया में बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, और ये वो मैकेनिज्म है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, आज से नहीं, ग्रीक्स के ज़माने से। यानी कि 2-3 हज़ार साल से ये चीज़ जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। लेकिन हम लोगों ने कभी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर ही नहीं किया, और जब जिसने बनाने की कोशिश भी की, जो कि एक डिक्टेटर था, हम लोगों ने उसे कहा कि जी नहीं, हम लोगों को ये लोकल बॉडी सिस्टम नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं यूरोप में रहता हूँ, तो मैं बार बार देखता हूँ कि जो जर्मनी है वहाँ पे हर 6-7 महीने बाद कोई ना कोई लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा होता है। तो उन लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि वो पब्लिक की नब्ज देखते रहते हैं। वो रेफरेंडम भी होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो सही कर रही है या नहीं। आप ये सोचेंगे हर 6 महीने बाद के एक कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, और जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पता लगता रहेगा कि वो क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं। इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो तो कभी कभी होते हैं, हर दफा वो भी नहीं होते, जिसमें अभी 5 साल बाद नहीं हुए। तो लोगों को ये जो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोसेस ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी है, वो समझ नहीं आएगा अगर आप उन्हें बार बार इस इम्तिहान से नहीं गुजारेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग जो है ना, ये एक ही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं। फिर ये कि आपने आपने जो अवाम को एम्पावर करना होता है, अवाम के हाथ में ताकत देनी होती है, वो तो हम दूर ही, हम लोग हर जगह जो है, जैसे ही सियासतदान बनते हैं तो हम लोगों ने 4x4 गाड़ी खरीदनी होती है, और आगे 2 पीछे 2 गाड़ियां, 5 गाड़ियों का लश्कर जो है वो जा रहा है। तो हम लोग जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश भी नहीं करते। आप, और इसकी मिसाल ये है कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, आपको पता है कि आपके पास पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवेज हैं, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए पब्लिक को दे, और पब्लिक जो है वो इन्हें 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 रन करे, उनको ऑटोनॉमी दें उन इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टेड आप क्या करते हैं कि आप उनको अपने पास रखते हैं, और फिर सियासी भर्तियां करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जी मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो वहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं या जो भी लीडरशिप है उन इंस्टीट्यूट्स की, वो मेरे पास रहे, ताकि मैं जब चाहूँ उन्हें हटा सकूँ, जब चाहूँ ला सकूँ। तो ये सब चीज़ें निशानदही करती हैं कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया। फिर दूसरे नंबर पे जब हम देखते हैं कि सियासतदानों का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना, जिससे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इंस्टेड हम लोगों के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई काम हुआ ही नहीं शुरू में। आज़ादी के बाद इंडिया ने सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के शुरू भी कर दिया। हम लोगों ने ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे काम ही नहीं किया, करारदाद मकासद बनाई, लेकिन वो एक स्केलेटन है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ नहीं था। और फिर वो, अब आप देखते हैं कि इंडिया जो है वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाती है। हम लोगों का रिपब्लिक डे है ही नहीं। आई मीन, बल्कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसको जब 23 मार्च को लगाया गया, तो अयूब खान जब आए तो उन्होंने कहा कि 23 मार्च की एक्चुअली हकीकत ये है कि वो रिपब्लिक डे था पाकिस्तान का। हम लोगों ने भी इंडिया को देखा कि उन्होंने 26 जनवरी जब कानून बनाया अपना, तो उसको रिपब्लिक डे बना दी, क्योंकि उस दिन रिपब्लिक होगी, यानी कि पब्लिक की स्टेट बन गई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की। पाकिस्तान में 23 मार्च की हकीकत ये है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसको इस दिन नाफिज किया गया। अयूब खान आया, उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने फॉलो किया तो मैं तो चोर दरवाजे से आया हूं। तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और आपने 23 मार्च को पाकिस्तान डे बना दिया। हालांकि असल हकीकत ये है कि 23 मार्च जो है वो रिपब्लिक डे था पाकिस्तान का, जो कि अब हमारा नहीं है। तो जहां पे इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अवाम को ताकत दे दी, रूल्स बनाए, हम लोगों ने बिल्कुल ही तारीख को ही मसख कर दिया। और जिसने बनाने की कोशिश की उसको हम लोगों ने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो स्टेट में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। बड़ी जो देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो सोसाइटी होती है वो एक दूसरे के साथ किस तरह उसका लेन देन, आपस में रवाबित क्या होंगे, कैसे गवर्न होंगे। और उसमें
जहाँ पे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वहाँ पे काफ़ी मसाइल शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं होती। इसमें एक बड़े फेमस सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफर रहे हैं थॉमस हॉब्स। उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अब लोग मानते नहीं है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने लवायथन में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो जो पूरी सोसाइटी होती है ना, वहां पे जंगल का कानून शुरू हो जाता है। द सोल सोसाइटी प्लंजेस इनटू इनटू अ डेथ स्पाइरल, और ब्रूटल, और उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के वर्ड यूज किए थे। तो पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो हम लोगों को नजर आता है कि एक्चुअली क्योंकि लॉ, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, हर बंदा अपनी जात को देख रहा है। तो एग्जैक्टली ये सब कुछ प्रेडिक्ट किया था थॉमस हॉब्स ने 400 साल पहले, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है। और ये ज़रूरी है कि हम लोग ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ एक रेस चली हुई है कि किस तरह हम कानून तोड़ सकते हैं, कौन जो है ज़्यादा कौन दिखा सकता है कि मेरे पास ज़्यादा ताकत है और मैं ज़्यादा कानून से ऊपर हूँ और कानून मेरे पे नाफिज नहीं होता। और आप किसी शहर में भी चले जाएं, वहां पे यही हो रहा होगा कि पुलिस वाला रोकेगा तो सबसे पहले जवाब क्या आएगा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। आप किसी किसी डीसी के दफ्तर में जाएंगे तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही यही होगा कि मैं फलाने का रिश्तेदार हूं। आप किसी फॉरेन ऑफिस में चले जाएंगे, एम्बेसी में, वहां पे एग्जैक्टली आप सबसे पहले अपने रवाबी ढूंढेंगे, तुम्हें पता है मैं कौन हूं। तो हर बंदा कानून, प्रोसेस, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। हर बंदा ये दिखाने की कोशिश करे कि मेरे पास ताकत क्या है। और ये जब जिस माशरे में ये रीत चल पड़ती है, वो रीत काफी ज्यादा चीजें खराब करती है। और मैंने जो पहले बताया कि जिन्होंने समझना है कि ऐसी सोसाइटीज के साथ क्या होता है, वो जरूर थॉमस हॉब्स की लवायथन है। बहुत लंबी बुक है, लेकिन बहुत मजे की ये समझने वाली है। वो एग्जैक्टली पाकिस्तान में हो रहा है। और ऐसी सोसाइटीज जो होती हैं उनको फिर वहां से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि एक बहुत सख्त एक कानून नाफिज किया जाए और उसकी बालादस्ती जरूर रखी जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी जो है वो क्रम्बल कर जाएगी। हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मसलन पुलिस वगैरह, वो हम सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह सियासतदानों के और मिलिट्री के वो सॉर्ट ऑफ टाउट बने हुए हैं। सिमिलरली जो जजेस हैं, वो किस तरह उनकी भर्तियां होती हैं, वो किस तरह जजमेंट्स दे रहे होते हैं, ये सबको नजर आ रहा है कि क्या 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 चीजें हो रही हैं। और सियासतदान, अगेन क्योंकि ये एपिसोड जो है ये डिस्कस करने के लिए कि सियासतदानों ने क्या किया, आप ये देखें कि सियासतदानों ने जब पाकिस्तान बना तब उनकी प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, और जब बन भी गया उसके बाद भी उनकी प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं रही है। और हर बंदा जो है, हर सियासतदान जो है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव स्टेप्स लेता रहा। आप चाहे देखें इस्कंदर मिर्जा ने जब पहली असेंबली तोड़ी थी 1956 में, पहली नहीं यानी कि जब जब पहला मार्शल लॉ लगा, तो उन्होंने वो कोई किसी कानून के तहत नहीं तोड़ी थी कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं जो हूं क्योंकि मेरा प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन होने वाला है और मुझे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, पूरी असेंबली तोड़ दी। सिमिलरली फिर आप ये देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जब उनके ऊपर जब पब्लिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने 21 अप्रैल 1977 को मार्शल लॉ लगा दिया। और फिर वो मार्शल लॉ फिर वो एक्सटेंड हुआ लाहौर, कराची और हैदराबाद में, और बढ़ते वो 5 जुलाई 1977 हुआ जहां पे ज़ियाउल हक हम पे वारिद हो गया। तो वो मार्शल लॉ लगाने वाला कौन था? वो मिलिट्री डिक्टेटर नहीं था, वो एक सिविलियन था। सिमिलरली फिर आप नवाज शरीफ को देखते हैं, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी लश्करकशी कर दी कि पूरा जत्था लिया और सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। क्योंकि मेरे खिलाफ किस तरह सुप्रीम कोर्ट की मजाल हुई कि मेरे खिलाफ केस खोले। फिर आप इमरान खान को देखते हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहां पे नजर आ रहा है कि वो चले जाएंगे, उन्होंने जी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सबूटाज करने की कोशिश की। तो यहां पे आप देखते हैं कि सियासतदान जिनका मकसद, जिनकी लिए जरूरी था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करते, बार बार आप हिस्ट्री में देखते हैं कि उनका जो काम है वो काम नहीं कर रहे, हर तीसरे काम पे वो उन्होंने टांग अड़ाई हुई है। तो ये एक सेकंड वजह है जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो बार बार मार खाते हैं। और फिर बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी, क्योंकि सिविलियन नुमाइंदे जो हैं वही अपना काम नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप ये देखते हैं कि जो सियासतदान है उनका काम होता है कि वो मॉरल सपोर्ट के थ्रू, उनकी मॉरल स्टैंडिंग ऐसी होती है अवाम में
कि वो जब कोई डिसीजन लेते हैं तो लोग उन्हें बैक करते हैं, उनको वो कहते हैं कि जी ये लोग ऐसे हैं कि वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो नॉट ओनली आई हैव द पब्लिक सपोर्ट बट आई हैव द मॉरल स्टैंडिंग एज वेल, कि मैं ये काम जब करूंगा तो लोग मुझे मुझे बैकअप करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि रवायत चली हुई है कि सियासतदानों ने इंस्टेड के वो अपनी मॉरल स्टैंडिंग बनाए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, वो पैराशूट होने पे या ना जोर देते हैं। यहाँ पे जो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको किसने लॉन्च किया? पब्लिक से नहीं है, अयूब खान ने लॉन्च किया। नवाज शरीफ को देखते हैं, ज़िया उल हक ने लॉन्च किया। इमरान खान को देखते हैं तो पता चलता है जी ISI और जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम उनके पीछे थे। तो ये जो ना ये सियासतदान जो हैं बार बार आप देखते हैं कि उन्होंने कभी भी वो जो होता है ना कि मैं अपनी मॉरल स्टैंडिंग बनाऊं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाऊं वहां में, उससे ज्यादा जोर दिए कि मैं किसी तरीके से पैराशूट हो जाऊं। और वो किस तरह पैराशूट होते हैं, उसी तरह जिन जो फिर बाद में मेरे अजीज हमवतनों करते हैं। और फिर अगर कोई बंदा किसी की फिर मॉरल स्टैंडिंग बन भी जाए तो फिर यही सियासतदान जो है दूसरी साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। जब वो कोई कौंसिल मुस्लिम लीग बनती है तो उसके खिलाफ जो है वो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बन जाती है, जिसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो होते हैं। फिर जब अवामी लीग बनती है जिसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ कौन खड़ी होती है? पीपल्स पार्टी खड़ी होती है। जब पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होता है? उसके खिलाफ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग खड़े होते हैं। अब जब PTI बहुत बड़ी हो गई है तो उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? PDM खड़ी हुई है। और अब वो जो नई पॉलिटिकल पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई है, तो आप देखेंगे कि ये सियासतदान ही हैं जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ये सियासतदान ही हैं जो कि बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से बार बार हम लोगों को वो नजर आता है कि जी खाकी जो है वो दोबारा हुकूमत में आ गए हैं। तो आप अब कोई बंदा ये भी कह सकता है कि कुछ सियासतदान इंटेंशनली करते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली करते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। लेकिन जो एविडेंसेस हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान की मार्शल लॉ की स्टोरी अगर लिखना चाहें तो वो सियासतदानों को ब्लेम करने के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि सियासतदानों ने एक ऐसी चीज की है जो कि बार बार पाकिस्तान को उस दहान पे ले आई है जहां पे फिर हम बाद में रोते रहते हैं कि 10-15 साल जो है वो पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी से जाया हो गए। तो खैर यहाँ पे मैं अपना 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 एपिसोड खत्म करूंगा, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि सियासतदान का जो पहला जो 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 रोल है वो ये है कि वो पब्लिक सपोर्ट से है। दूसरा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती करे। तीसरे नंबर में वो अपनी मॉरल क्रेडिबिलिटी बनाए। यहाँ पे ना तो पब्लिक सपोर्ट से वो आते हैं, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, और ना ही उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग होती है। तो आई होप कि आई हैव पास्ड ऑन माई कमेंट्स टू यू, और जो मैं समझता हूँ, जो मेरे ओपिनियंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आप शायद उनसे एग्री करेंगे, नहीं डिसएग्री करेंगे। बट लेट अस नो व्हाटएवर यू थिंक। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।